दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि रात 8 बजे डेली क्विज़ हम कंडक्ट कराएंगे। यदि आप लोग डेली रात 8 बजे न देख पाएँ तो बाद में रिकॉर्डेड रूप में भी मौजूद रहेगी। इनके जो वीडियोस हैं आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे। ठीक है, पीडीएफ क्विज ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। चलिए आइए चर्चा करते हैं आज के प्रश्न। आज शुरुआत है, आज कुछ प्रश्न देखेंगे। धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या 20 से, फिर 25, फिर 30, फिर 50, तो 50 तक हम ले जाएंगे, अर्थात 50 प्रश्नों का अभ्यास ज़्यादातर आपका होगा। फिलहाल आज एक छोटा सा वीडियो है, 7 प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे और प्रश्नों की रूपरेखा के साथ ही हम देखेंगे कि आप लोग कितने, आप लोगों की तैयारी का स्तर क्या है, आप लोग कितनी रुचि ले रहे हैं, उस अनुसार फिर कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, उसने युद्ध के स्थान पर धर्म, और देखिए हम सिर्फ यूपी पीसीएस और आरओ को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट डे जो वीडियो हमने बनाया था उसमें कहा था कि भारत की जितनी परीक्षाएं आप दे रहे हैं, यूपीएससी से लेकर के यूपी पीसीएस से लेकर के निचले स्तर की जितनी परीक्षाएं दे रहे हैं, सब टारगेट हमारा है। सबको दीजिए और हर जगह सफल होइए, इस टारगेट के साथ हम चल रहे हैं। हालांकि 2 बड़ी परीक्षाएं, उनको हम विशेष महत्व दे रहे हैं, लेकिन यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनको भी उतना ही लाभ होगा यहाँ से। हालांकि उसके लिए हम अलग टेस्ट सीरीज, अलग क्विज प्रोग्राम चलाएंगे जरूर। उसने युद्ध के स्थान पर धर्म और साहित्य के पुरुषार्थ को वरीयता दी। वह स्वयं एक लेखक था और उसे काव्य शास्त्र पर कन्नड़ भाषा की प्रथम पुस्तक लिखने का श्रेय प्राप्त है। वह एक महान निर्माता था और कहा जाता है कि उसने ऐसी राजधानी नगरी का निर्माण किया जिसकी शोभा इंद्रपुरी को भी परास्त करती थी। उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा का वर्णन करता है। अब देखिए, राष्ट्रकूट राजा कह दिया और इतनी सारी चीजें बता दी। अब देखिए यहाँ पे तो राष्ट्रकूट राजाओं का ही वर्णन है, चारों ऑप्शन आपको राष्ट्रकूट ही मिल गए। कभी कभी होता है कि राष्ट्रकूट न देकर के और आसान बना देगा, एक राष्ट्रकूट देगा या 2 राष्ट्रकूट देगा, तो उन्हीं दोनों में चुनना होगा, बाकी सातवाहन या अन्य राजाओं का नाम दे देगा। तो जब आप वंशावली पढ़ते हैं तो वंशावली पढ़ने का जो लाभ है, 3, 4, 5 नाम अगर आपने मुख्य मुख्य आपने पढ़े हुए हैं, बार बार अध्ययन किया हुआ है, तो आप पिकअप कर लोगे इस तरह के प्रश्न। जब तक कि चारों के चारों देखिए पूछ लिया है, तो आपको अब यहाँ पे विशेष अध्ययन की जरूरत है कि अमोघ वर्ष के बारे में आपने पढ़ा होगा, तब आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दंती दुर्ग तो राष्ट्रकूट, आपको पता है कि राष्ट्रकूट जो वंश है उसका संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग था। अमोघ वर्ष इसका महान शासक हुआ और उसी के बारे में यह बात कही गई है कि वह स्वयं लेखक था। काव्य शास्त्र पर कन्नड़ भाषा की प्रथम पुस्तक लिखने का इसको श्रेय प्राप्त है। महान निर्माता था और उसकी राजधानी नगरी जो थी, उस राजधानी का नाम आपको पता ही है, मान्यखेट। लेकिन उस पुस्तक का नाम भी पूछता है, उसका नाम क्या है, कविराज मार्ग नाम है। तो जिन्होंने हमारे बताने के पहले आंसर दे दिया होगा, बहुत अच्छा है। नहीं दिया होगा तो इसको कहीं नोट कर सकते हैं, जो चीज़ें मैंने। 7वीं सदी में एकाश्म पत्थर पर उत्कीर्णित अर्जुन की तपस्या या गंगा के अवतरण का चित्रण करने वाली मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई गई है। एकाश पत्थर मतलब एक ही पत्थर को काट करके यदि कोई स्थापत्य या मूर्ति बनाई जाती है तो इसको एकाश्म पत्थर कहते हैं। एकाश्म पत्थर, एक ही पत्थर को काट करके जो बनाई गई हो। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है पहले, अजंता, महाबलीपुरम, एलोरा, अमरावती। और आपको बता दूं, चारों स्थान पर एकाश पत्थर पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे विशेषता पूछ रहा है कि अर्जुन की तपस्या या गंगा के अवतरण का चित्रण। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अर्जुन की तपस्या के साथ हाथी का बड़ा आकर्षक हाथी की मूर्ति भी यहाँ पर बनाई गई है, पाई गई है और चित्रण किया गया है हाथी का। ठीक है, जो अर्जुन की तपस्या, इसके साथ हाथी, अन्य जीव भी हैं, शेर है, बाघ है, ठीक है, अन्य जीवों का भी चित्रण है, लेकिन हाथी बड़ा सुंदर यहाँ का है और बहुत चर्चा में रहता है। जो लोग जाते हैं यहाँ पर वो उस हाथी को देख करके बड़ा
और आप अक्सर देखते हो कि जो फेसबुक वगैरह पे यहाँ के हाथी के साथ बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपनी सेल्फी लेते हैं और पोस्ट करते हैं। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। फिलहाल मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप लोगों ने उत्तर दे लिया होगा अब तक। तो ये महाबलीपुरम है। महाबलीपुरम में आपको पता है कि रथ मंदिरों का विकास हुआ। जो द्रविड़ शैली है, इसकी जो शुरुआत हुई, इसका जो विकास हुआ, पल्लव काल से शुरू माना जाता है इसको। पहले एक चट्टान को काट कर या पहाड़ों को काट करके मंदिर का स्वरूप दिया गया। धीरे धीरे उस कला का विकास हुआ और चोल काल में जो है वो कला जो है, द्रविड़ जो कला वर्तमान में है, वो पूर्णतः अस्तित्व में आई, पूर्णतः विकास को अपने प्राप्त किया। बाद में द्रविड़ कला के अन्य रूप भी, स्थानीय रूप भी देखने को मिले। तो फिलहाल इसका उत्तर जो होगा महाबलीपुरम होगा, बी। अब इसका उत्तर देखिए, हमने आपको जो करेंसी वाला पढ़ाया उस दिन, जो वीडियो बनाया है प्राचीन का और मध्यकालीन का, उसको पढ़ने के बाद इस तरह के प्रश्न यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कोई एग्ज़ाम हो, कभी गलत नहीं होगा। तो उसका पीडीएफ मैंने दे दिया है ग्रुप पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बार बार रटिए। डेली का टास्क है ये, डेली तैयार करिए। जारी करने वाला शासक और मुद्रा या सिक्का, उसका नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं। शेर शाह सूरी रुपया या रुपया, इल्तुतमिश टका और जीतल, मोहम्मद बिन तुगलक फनम और तारा। जल्दी से उत्तर अपने दे लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। हालांकि बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल जो इसका उत्तर होगा वो होगा पहला और दूसरा, मतलब ए इसका उत्तर होगा, केवल 1 और 2। तीसरा वाला गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक का मैंने बताया था कि क्या क्या उसने चलाया था। टका जीतल जैसा कुछ चलाने का प्रयास किया। चांदी की कमी हो गई थी, आपको याद आ रहा होगा, जिस कारण इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, लेकिन वो भी फेलियर हो गया उसका। जिसके जो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है इसके शासन में जो विफलताएं हैं, उनमें एक प्रमुख विफलता के रूप में इसको गिनाया जाता है, प्रमुख कारण के रूप में गिनाया जाता है। अब फनम और तारा भी मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। कहाँ जाना है आपको? विजयनगर साम्राज्य में जाना है, और वहाँ पे हमने आपको बताया था कि हरिहर ने फनम और तारा नामक सिक्के चलाए थे। तो इसका राइट आंसर जो है 1 और 2, ए वाला राइट आंसर है। दक्कन राज्य के इस शासक को अबला बाबा और जगत गुरु के खिताब दिए गए थे। इनकी संगीत में गहन रुचि थी और इन्होंने विभिन्न रागों पर आधारित गीतों की एक पुस्तक किताबे नौरस की रचना की थी। अब यहाँ पे देखिए, अबला बाबा किसे कहा जाता है, जगत गुरु किसे कहा गया, या फिर किताबे नौरस की रचना किसने की? इस तरह के 3 प्रश्न बनते हैं और तीनों को मैंने एक में ही मिला दिया है। तो बार बार 3 प्रश्न हल करने की आपको आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। सर्वाधिक उचित रूप से वर्णन किया गया है, मतलब किसके बारे में ये बात कही जा रही है? तो देखिए, अली आदिल शाह के जो वारिस थे, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इनके बारे में बात कही जा रही है। इन्होंने किताबे नौरस की रचना की थी, संगीत में इनकी गहन रुचि थी। इनको अबला बाबा और जगत गुरु के खिताब दिए गए थे। ये गरीबों की काफ़ी मदद करते थे, उनसे काफ़ी भावनात्मक रूप से जुड़ जाते थे, इसलिए इनको अबला बाबा और जगत गुरु की भी खिताब उपाधि दी गई है। महरिस और गोतिपुआ निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? कला और संस्कृति से प्रश्न है। जो लोग मुख्य परीक्षा देते हैं उनके लिए विशेष महत्व का है, आराम से पहुंच जाएंगे उत्तर तक। नहीं पहुंचेंगे तो हम हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। महरिस और गोतिपुआ निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित हैं? देखिए, इसका उत्तर होगा सी, ओडिसी। ओडिसी जो नृत्य है उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है, और भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल जो डांस हैं, उसमें ये आता है। ओडिसी जो डांस है वो महिला और पुरुष दोनों करते हैं। लगभग लगभग भरतनाट्यम जैसा इसका विषय रहता है। ओडिसी जो नृत्य है, इसमें महरिस का संबंध जो मंदिरों में नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएं हैं, जिनको देवदासियां कहते हैं, उन्होंने
जो ये नृत्य किया है मंदिरों में, उसके बाद फिर दरबारों में जब नृत्य होने लगा। जब तक मंदिरों तक सीमित था तब तक काफ़ी इसको सम्मान मिला, लेकिन बाद में दरबार में होने लगा तो फिर सम्मान इसका थोड़ा घट गया था। तो कुल मिला के महरिस कौन कहलाता है? जो महिलाएं हैं, जो देवदासियां हैं, जो डांस करती हैं। ये गोतीपुआ ये पुरुषों का समूह है जो न सिर्फ मंदिरों में बल्कि लोक जो स्थान है वहाँ पे भी जाके डांस करते हैं। तो ये जो प्रचलित, ये परंपरागत रूप से महरिस और गोतीपुआ द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है ओडिसी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही करते हैं, सामान्य लोग भी, सामान्य जनता भी करती है। घर पे भी विभिन्न उत्सवों में वहाँ पर ये नृत्य देखा जाता है, ओडिसी नृत्य। लेकिन जब हम नृत्य की बात करते हैं तो परंपरागत रूप से कौन करता है उनकी बात करते हैं। वैसे तो आपको उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ओडिसी करते हुए, लेकिन बात यहाँ पे सामान्यतः हो रही है, आपवादिक रूप से नहीं हो रही है, विशिष्ट रूप से नहीं पूछा जा रहा है। तो महरिस और गोतीपुआ, महरिस ये महिलाओं का समूह, गोतीपुआ ये पुरुषों का समूह जो ओडिसी नृत्य करते हैं। तो सी वाला राइट आंसर होगा। रेखा पीढ़, पीढ़ा देउल और खाखर शैली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के मंदिरों की प्रमुख वास्तुकला विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए इसका, खासकर जिन्होंने पीसीएस मुख्य परीक्षा दी है उनको तो एकदम रटा होना चाहिए ये। रेखा पीढ़, पीढ़ा देउल और खाकर शैली। यहाँ भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ किस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। अब यहाँ पे असम, कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल दिया है। अब आपको ये है कि इस प्रश्न को या तो छोड़ना है या तो करना है, एकदम या तो आगे कुआं पीछे खाई वाला स्थिति है। तो यहाँ पे दिमाग कैसे लगाएंगे? तो ऐसे दिमाग लगाएं, आपने पढ़ा होगा कि जो उड़ीसा में नागर शैली में बने मंदिर हैं, कौन कौन मंदिर हैं याद आया? एक तो लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये प्रमुख मंदिर हैं। और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये प्रमुख मंदिर हैं। यहाँ पे जो शिखर हैं इनको देउल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देउल कहा जाता है। और शिखर के सामने जो मंडप हैं, जो शिखर के सामने मंडप हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको महामंडप न कह के यहाँ पर एक विशेष नाम दिया जाता है, जगमोहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जगमोहन कहा जाता है। हालांकि आपने देउल पढ़ा होगा, पीढ़ा देउल, रेखा पीढ़ हो सकता है न पढ़ा हो, खाखर हो सकता है न पढ़ा हो, लेकिन देउल आपने जरूर पढ़ा होगा। ये तो गारंटी है इस बात की, अगर मुख्य परीक्षा आपने तैयारी करके अगर पढ़ कर दिया होगा तो जब देउल आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा, तुरंत आप याद करिए, हाँ ये शैली हमने पढ़ी है, यहाँ यहाँ की शैलियाँ पढ़ी हैं और यहाँ पर क्या क्या नाम, विशेष क्या क्या नाम था। तो आपको याद आ जाएगा कि देउल तो ये उड़ीसा में जो मंदिर हैं उनमें शिखर को देउल कहा जाता था। इसी तरह यहाँ तो हालांकि जगमोहन नहीं पूछा है, मंडप को वहाँ जगमोहन कहा जाता है। तो अगर पूछता जगमोहन तो और ज़्यादा आसान हो जाता आपके लिए। कुल मिला के ये आप थोड़ा सा ट्रिक अपनाया करिए, जो आपने पढ़ा है उसी अध्ययन का यहाँ प्रयोग करना है आपको। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को एकदम कनेक्ट करके आपको आगे चलना है, हवा में नहीं ऐसे ही चलते रहे। अगला है केंद्रीय, तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा, सी। केंद्रीय लघु गर्भगृह की दीवारों पर नक्काशी नहीं की गई है और उन्हें सादा ही छोड़ दिया गया है। चूंकि मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है, इसलिए प्रतिवर्ष विषुवों के दौरान सूर्य सीधे इस केंद्रीय गर्भगृह के भीतर तक प्रकाशित होता है। इसका उत्तर पहले दे लीजिए आप लोग। कुछ ही दिन पहले परीक्षा खबरी में देखिए, परीक्षा खबरी देखना कितना महत्वपूर्ण है, वहाँ भी हमने चर्चा की और मैंने कहा भी कि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा में आ गया मंदिर, अब करंट अफेयर्स में शामिल हो गया, तो और ज़्यादा इसके आ गए चांसेस पूछने के। अभी 3 ही 4 दिन पहले हमने आपको बताया था और यहाँ पे देखिए आपके सामने आ ही गया। भले आपकी परीक्षा नहीं, लेकिन आपके पास प्रश्न तो आ ही गया उससे संबंधित। तो ये कौन सा उत्तर है इसका? सी, सूर्य मंदिर मोढेरा। कहाँ है? गुजरात में है। चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम द्वारा इसकी स्थापना 1026 से 27 ईस्वी के बीच की गई थी। तो इसी के बारे में, हालांकि यहाँ पर एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पर ऑप्शन में अगर
कोणार्क का सूर्य मंदिर होता तब आप फंस जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि लगभग लगभग यही विशेषता वहाँ के मंदिर की भी है। इसीलिए कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ नहीं दिया, क्योंकि इनमें से कुछ विशेषताएं जो दी गई हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर में आपको दिखाई पड़ती हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोढेरा के सूर्य मंदिर में अलग हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर में अलग हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर अधूरा ही बना रह गया, उसको पूरा किया ही नहीं जा सका। बहुत सारी कहानियां उसके बारे में प्रचलित हैं कि 1200 लोगों ने 12 वर्षों तक उसको बनाया, फिर भी नहीं बन पाया वो। बहुत ही अद्भुत, अभी भी आप देखें बहुत अद्भुत है। तो वहाँ भी कुछ इसी तरह की विशेषताएं हैं। गर्भगृह में, जो वहाँ गर्भगृह है, वहाँ पे डायरेक्ट सूर्य की किरणें पहुँचती हैं और पूर्व की तरफ उसका द्वार भी है। फिलहाल यहाँ पे चूंकि कोणार्क दिया नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे सी वाला आपका सूर्य मंदिर मोढेरा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम आपको थ्योरी में हमने आपको बताया है कि डीपली अध्ययन जब करवाएंगे, प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा साथ साथ आपका चलेगा पूरा। तो मुख्य परीक्षा वाले जो जुड़े हैं उनको मुख्य परीक्षा का अटैच करना है प्रीलिम्स वाले क्लास से। तो वहाँ पे हम आपको विशेषताएं बताएंगे, जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं जो आपको परीक्षा में लिखनी है और जो आपके प्रीलिम्स में आ सकती हैं दोनों तरीके से। तो यहाँ पे आपका सी वाला राइट आंसर हो गया, सूर्य मंदिर मोढेरा का। क्यों चर्चा में रहा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे क्यों मोढेरा हाल ही में चर्चा में रहा। क्या वहाँ पर ऐसा कोई नया काम हुआ है, प्रधानमंत्री ने क्या किया है वहाँ पर, क्या क्या घोषणा की है अभी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। और आप लोग अगर इच्छुक हैं हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए तो 9453775039 व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं। बिहार मुख्य परीक्षा के लिए भी कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। कल हम इसकी घोषणा कर देंगे। आप लोग जो इच्छुक हैं बिहार मेंस के लिए जुड़ने के लिए जुड़ सकते हैं, आंसर राइटिंग के लिए, फुल कोर्स के लिए। इसके अलावा सोशोलॉजी, लोक प्रशासन और हिंदी साहित्य हिस्ट्री, ये 3 विषय आप अगर वैकल्पिक विषय के रूप में रखना चाहते हैं, और विधि, लॉ, इन 4 विषयों को, तो भी इस नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है मन में, कुछ चीज़ नहीं समझ में या फिर कोई दावा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।